बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब की वो डॉक्यूमेंट्री जिसका बड़ी शिद्दत से हमें भी इंतज़ार था, वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो आ चुकी है, इनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है और इस वीडियो के कमेंट्स में भी हम उसको पिन कर देंगे। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, जिनके ऊपर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार के इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर और बहुत सारे केसेस अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं। कुछ केसेस का फ़ैसला आ चुका है, कुछ फ़ैसलों पे सज़ाएँ उनकी मुअत्तल हैं, उनको ज़मानत पर रिहा किया गया था, फिर बीमारी के नाम पे उनको बाहर भेजा गया और बाद में साबित हो गया कि वो मुबैना बीमार थे, जाली बीमार थे, और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके और किन कुव्वतों की एफर्ट से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। अब हुकूमत उनको लाना चाह रही है, लेकिन हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। अभी तक हुकूमत ने कोई सीरियस एफर्ट की भी नहीं है और नून लीग यही कह रही है बार बार कि ये हुकूमत सीरियस एफर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को किसने बाहर भिजवाया। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर पहले हम बात कर भी चुके हैं, मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में $1.5 अरब की पुरस्कार कहानी को बेनकाब किया है ईसा नकवी साहब ने, और ये दूसरा मौका है जब ईसा नकवी साहब की सामने लाई गई स्टोरी जो है उसके ऊपर बात हो रही है। अभी भी आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत से एंकर्स ने इस पर बात की है, सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ी है। इससे पहले ईसा नकवी साहब ने तस्नीम असलम साहिबा का इंटरव्यू किया था, जिसमें तस्नीम असलम साहिबा ने इस बात का इंकशाफ किया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ना सिर्फ खुद कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे, बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने फॉरेन ऑफिस को रोक रखा था कि कुलभूषण का नाम ना लिया जाए। और उसके बाद आपको याद होगा एक भूचाल आया, बहुत से प्रोग्राम हुए, बहुत से टॉक शोज़ हुए और कई रोज़ तक वो चीज़ ज़ेरे बहस रही। तो ईसा नकवी साहब, एक तो बहुत ज़बरदस्त आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, कंटेंट ज़बरदस्त, स्टोरी ज़बरदस्त, फैक्ट्स ज़बरदस्त, पहली मरतबा आप सारी चीज़ों को सामने लाए हैं। तो आप मुख्तसर इस पर क्या कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के साथ वो कमिटमेंट फ़ौज से बात किए बगैर क्यों कर दी थी? अच्छा, देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कुछ ना कुछ इनके मसाइल जो गुज़श्ता 2 अदवार हैं ख़ास तौर पर, इनमें यह रहे कि इनके जो सियासी किबले थे वो पाकिस्तान में नहीं थे। कोई रियाद की तरफ देखता था, कोई वाशिंगटन की तरफ देखता था, और अगर आपके फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस बाहर से किया जाने लगे और आपका लीडर जो है वो बैठ के मुल्क के हवाले से जब डिसीजन ले रहा हो, वो वहाँ पर मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखने के बजाय किसी बाहर के मुल्क में किसी को जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहा हो, तो इस किस्म के ब्लंडर्स, इस किस्म के मसाइल होते हैं। बाकी फ़ॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर डिसीजंस जो हैं उनका फौरी तौर पर नहीं पता चलता कि उनका क्या, यानी कि जिस तरह मेरा डोमेन है फॉरेन अफेयर्स, मैं उसको कवर करता हूं। अब पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, ये कुछ डिसीजंस ले रही है, ये डिफरेंट है उन डिसीजंस से जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में लिए गए। आज से गालिबन 3 से 4 साल के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम जज करें कि इमरान खान साहब ने जो कोलालमपुर समिट ना जाने का फ़ैसला किया, क्या वो दुरुस्त था? सऊदी अरब के साथ जो उनकी पॉलिसी है वो दुरुस्त थी कि नहीं? इंडिया में नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो टेक ऑन कर रहे हैं, इससे पहले नहीं किया गया। पाकिस्तान के किसी लीडर ने इससे पहले नरेंद्र मोदी को इस तरीके से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को टेक ऑन नहीं किया। हमने देखा नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर-ए-आज़म और उनका नरेंद्र मोदी के हवाले से कैसा सॉफ्ट कॉर्नर था। ऊफा में क्या हुआ, कश्मीर किस तरीके से गायब हुआ, उसके ऊफा में बता दें क्या हुआ, क्या था ऊफा में? आप देखें, ऊफा वो आपका टॉक रिज्यूम होने की बात हो रही थी और वहाँ पर बात, यानी कि जो आप उसका वो आता है, एलामिया आता है, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं है। उसमें हमने नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दहशतगर्दी का मामला उठाया। देखें, एक होती है स्टेटमेंट किसी एक मुल्क की तरफ से, आपका कोई मुआहदा कंसेंसस रीच नहीं होता, आप वापस आते हैं, भारत अपनी स्टेटमेंट देता है, हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, भारत अपनी मर्जी की चीज़ रखता है, हम अपनी मर्जी की चीज़ रखते हैं, ये डिफरेंट है। यहाँ पर होता यह है कि एक जॉइंट कम्युनिके, मुश्तरका एलामिया का मतलब क्या है कि जिसमें दोनों साइड्स का कंसेंसस है। दोनों साइड के कंसेंसस क्या है कि आप ये जारी करते हैं एलामिया, और उस एलामिया में कश्मीर का जिक्र नहीं होता। आप इस किस्म की पॉलिसी करते रहे, हमने देखा है कि उसका नतीजा ये निकला है कि नरेंद्र मोदी वो इतना शेर हो गया कि उसने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को और खित्ते में। लेकिन डॉक्यूमेंट्री पे जाहिर है, डॉक्यूमेंट्री तो हमारे देखने वाले वो अभी कमेंट्स में जाके उसको देख भी सकते हैं पूरी डॉक्यूमेंट्री को। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है, पीपल्स पार्टी ये कहती है, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि भाई जब तक हम थे तो मोदी की जरूरत नहीं हुई कि वो 370 को ख़त्म करें, इमरान खान के आने के बाद उसकी ये जरूरत हुई। आपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंटरनेशनली इतना वीक कर दिया, इस पॉइंट पर ले आए कि जहां पर नरेंद्र मोदी कोई भी स्टेप लेने के काबिल था, उस पोजीशन में था।
आपने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से नवाज शरीफ साहब की मां सवाए जो बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद 7 जुलाई को उनकी शहादत हुई है गालिबन, 7 जुलाई के बाद जो सितंबर में जो आया था आपका अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास, उस एक स्पीच में बुरहान मुजफ्फर वानी के वोसिफ़ एक अच्छे तरीके से नाम लेने के अलावा नवाज शरीफ साहब ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया। और फजलुर रहमान साहब को तो भूल ही जाए ना, फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह चलाई है कश्मीर कमेटी, बस वो एक मौज लगी हुई थी, एक बड़ी वजारत के बिल्कुल इक्विवेलेंट थी वो। बिल्कुल, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि उसका वाहिद मकसद, और एतजाज़ एहसन साहब कह चुके हैं इंटरव्यू में कि वो हमारी गलती थी उनको कश्मीर कमेटी देना, क्योंकि उसका मकसद ज़ाहिर है उनका खाने खाबे होता है, मीटिंग्स होती हैं, वो चीज़ें पे दौरे मैं अपनी राय भी दे देता हूँ। मेरी राय भी नकवी साहब ये है कि मोदी ने ये जो स्टेप आके लिया है ना, तो ये को उसने ये नहीं कहा, एक दिन में नहीं हो जाता, एक दिन में नहीं हो जाता, ये साल से वो इसकी तैयारी कर रहा था। और आपकी हालत ये रही कि 2008 से 2013 का जरदारी साहब क्या कर रहे थे, वो फेक अकाउंट्स केस की GIT पढ़ लें फौरन। जरदारी साहब ने तो बिल्कुल ही देखे ना, पीपल्स पार्टी के दौर में आप, मैंने उस दिन एक वीडियो भी की थी, ये जब सिंथिया डिरुची वाला मामला आया, उसमें मैंने वो लेटर दिखाया था जो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी को लिखा और कहा कि आपको इजाज़त है कि जो पाकिस्तान के वीज़ा जारी करने का ज़ाब्ता है, जो कानून है, जो तरीक़ाकार मौजूद है कि वहाँ से जो सफ़ीर है, जो भी एप्लीकेशन आती है उसके मुताबिक यहाँ पर भेजेगा। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो रेलिवेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें ISI शामिल है, जिसमें IB शामिल है, वो वेटिंग करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे और फिर उस बंदे को वीज़ा जारी करने या ना करने का फ़ैसला होगा उनकी सिफारिश पे। वहाँ सफ़ीर को इख्तियार दे दिया कि वो फ्लिक ऑफ अ पेन वो वीज़ा जारी कर सकता है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कितने वीज़े जारी किए गए और उनमें कितने ब्लैक वाटर के एजेंट्स थे। रेमंड डेविस का वाक़या हुआ उनके दौर में, उनके दौर में एबटाबाद का वाक़या हुआ, उनके दौर में सलाला का इंसिडेंट हुआ, उनके दौर में जो हमारी जो पॉलिसी थी, जो मुशर्रफ के दौर में सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान में अमेरिका के जासूस आने का, वो बढ़ा पीपल्स पार्टी के दौर में। और एक क्रेडिट जो हम फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर देते हैं, यानी कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वो चौधरी निसार अली खान ने जो डिसीजन लिया था, कमेटी बनाई थी INGOs को ख़त्म करने की, और INGOs के नाम पे जो जासूस घुसे हुए थे पाकिस्तान में उनको निकालने का जो डिसीजन था चौधरी निसार इंटरनेशनल जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पाकिस्तान में जो नेटवर्क चला रही थी, उसका खात्मा जो है वो चौधरी निसार अली खान ने कमेटी बनाई थी, उसके जरिए हुआ। तो उसका क्योंकि चौधरी निसार साहब का आपको पता है ना कहाँ राब्ते थे, तो ये डॉक्यूमेंट्री में मैंने तज़किरा भी किया। देखें कि जिस वक्त ये यमन वाला मामला हुआ है और नवाज शरीफ साहब, ये सॉरी बता दें कि अब हम डॉक्यूमेंट्री पे बात कर रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट्री में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आप समझते हैं ख़ास हैं, और जो बहुत बड़ा ब्लेंडर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। देखें, एक तो फॉरेन ऑफिस में जो वज़ीर ख़ारजा नवाज शरीफ थे ना, वो सिर्फ वज़ीर आज़म तो थे नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कलमदान अपने पास रखा था और उधर नीचे उन्होंने 2 लोगों में तजवीज़ किया हुआ था ये ओहदा। सरताज अजीज़ साहब को उन्होंने कौमी सलामती का मशीर भी बनाया हुआ था और मशीर बराए उमूर ख़ारजा भी बनाया हुआ था। तारिक फ़ातिमी को उन्होंने बनाया हुआ था असिस्टेंट। इन दोनों की आपस में झगड़े, लड़ाइयाँ, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के नाम पे कि दफ्तर ख़ारजा कैसे चलाना है, उस मामले के ऊपर थी। एक पूरा सीरीज़ है, लेकिन ये फोकस्ड है डॉक्यूमेंट्री उस सऊदी एड के ऊपर, जो कि उन्होंने तोहफ़ा एड पेमेंट जो मर्ज़ी कह लें, और बाद में खुलता है कि वो अपने तौर पे उन्होंने पेमेंट की थी। इसमें जाहिर है क्योंकि सब्जेक्ट से थोड़ा सा वो कातिल बनाना चाहते थे जो बेसिकली काम किया ना। देखें 2013 नवंबर, आप टाइप करें जाके गूगल में तलाल का, प्रिंस तलाल का इंटरव्यू उठाएं, वो कहता है नवाज शरीफ इज़ आवर मैन इन पाकिस्तान, यानी हमारा बंदा है। नवाज शरीफ को सऊदी अरब जेल से निकलवाता है जब वो अटक किले की काल कोठड़ी में होते हैं, उनको निकाल के उनकी जो त्यारा साजिश केस है उसमें से गुलू खलासी करा के उनको ले जाते हैं सऊदी अरब और सरूर पैलेस में, ठीक है। उसके बाद वो महल में, शाही महलों में ठहरते हैं, सब सरूर ले रहे हैं, और जो नवाज शरीफ वैसे जेलों में रहे वो जलील और ख्वार यहाँ पे होते रहे। करोड़ों रुपए की वो अपनी एम्पायर बनाते हैं, अपना जो मुआहदा है वो जल्दी ख़त्म करके वापस आते हैं सऊदी तैयारे में। उनको दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों में रसाई जो है वो उस पेट्रोनाज से मिलती है, ज़ाहिर है उस छत्र छाया में थे। इनके दौर में डॉलर की जो है ना ऊपर जा रहा है, मार्केट डोल रही है, स्टॉक एक्सचेंज
नीचे जा रही थी। उस वक्त शाह सलमान आते हैं फरवरी 2014 में। उसके बाद उनको जो है वो ये इसहाक डार साहब एक अकाउंट खोलते हैं पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड के नाम से, उसमें $1.5 अरब आता है। इसहाक डार नहीं बताते कि कहाँ से आया है, फिर उसके ऊपर शोर मच जाता है। बहरहाल वो मामला आया गया हो जाता है। फिर जब यमन वाले मामले पे वो डिसाइसिव स्टॉर्म, ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च करते हैं, बुला लेते हैं नवाज शरीफ साहब को। हाँ जी हाजिर हूँ, बताएं आप हमें फौज दें। नवाज शरीफ से गलती क्या होती है, नवाज शरीफ कमिट कराते हैं और अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत किए बगैर। आपने पहले भी एक बात कही थी कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को ऑन बोर्ड लिए बगैर कैसे वो फैसले कर सकते हैं जिसका फॉलो आउट हमारी फ़ौज के ऊपर आना है। मेरा ख्याल है कि देखें, पूरी दुनिया में कहीं भी जो खारजा पॉलिसी होती है, कुछ डिसीजंस होते हैं जिनमें आपको इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। एक ऐसा इदारा जिसने उसका फॉलो आउट लेना है। इंडिया के हवाले से आप पॉलिसी किस तरीके से हो सकता है कि आप अपनी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी मिलिट्री है, उसके इनपुट के बगैर, अपनी एजेंसीज के इनपुट के बगैर आप कैसे बना सकते हैं? अच्छा, नहीं बना सकते। बिल्कुल चाइना के साथ हवाले से भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे है। जो भी आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जो बताया कि $1.5 अरब लेकर इन्होंने कमिटमेंट कर ली कि हम यमन में जब आप ऑपरेशन करेंगे। $1.5 अरब पहले आया था, लेकिन अब ये सारे एहसानात है ना। आप एक मुल्क से एहसान ले के उस पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपको तो वो इंटरव्यू देते हुए ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारा बंदा है। ये कैसे हो सकता है कि किसी एक मुल्क का शहजादा, किसी एक मुल्क का वजीर खारजा, किसी एक मुल्क का कोई भी सदर कहे कि फलाने मुल्क का वजीर आज़म हमारा बंदा है? देखें इंसान नकवी साहब हमारे, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और एक इसमें सॉरी मैं एक बात, दो बातें मैं ज़रूर करूँगा कि इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाएँ, अब ये तो इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल खोलें, आप उठा के देख लें भाई प्रिंस तलाल के इस बयान के जवाब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या उनकी पार्टी के किसी एक बंदे ने कहा कि नहीं हम प्रिंस तलाल के आदमी नहीं है, हम पाकिस्तान के मफादात के आदमी, या हम सऊदिया के किसी शहजादे के आदमी नहीं है। उन्होंने तो नहीं कहा ना, तो उनको किसी ने रोका था। अब कर दें क्लैरिफाई, अब कह दें कि हम उनके बंदे नहीं हैं। नहीं कर सकते। अगर वो उसने ऑन द रिकॉर्ड कहा, उसका क्लैरिफिकेशन कोई बंदा नहीं दे रहा, तो क्वेश्चन मार्क तो आता है। और दूसरी बात ये मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, मेरे जिन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्री देखी है ना, उसमें से जो 98% लोग हैं ना, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि एक तो अगला पार्ट कब आएगा, दूसरा उन्होंने कुछ मौज़ूआत कहे हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी है, और उसमें कुछ अदालती मामला आता है। ये मैं सदीक जान साहब के चैनल पे कह रहा हूँ कि जो अदालती मामलात के हवाले से डॉक्यूमेंट्री है ना, वो सदीक जान साहब के बगैर मैं नहीं बनाऊंगा। सदीक जान साहब उसमें वो करेंगे, बल्कि सदीक जान साहब के चैनल पे लगेगी। सर ज़रूर इंशाल्लाह वो हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं आखिर में एक बात ज़रूर कर दूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे तशवीश होती है, फ़िक्र होती है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो रहा, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहे, सूरत हाल ये थी कि सऊदी अरब उनको एक केस से निकाल के लेके जाता है, उनको एक सरूर पैलेस में ठहराता है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद सऊदी अरब ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब उनके बंदे हैं और उनके मफादात को तकवीयत देंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के मफादात। देखिए एक जेन्युइन रिलेशनशिप है। सॉरी ये, क्योंकि ये बात जो है ना टेक्निकली समझने की ज़रूरत है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान सऊदी अरब का दुश्मन नहीं है। इन दोनों के बहुत कॉर्डियल रिलेशन है, ठीक है। इन जब रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, मुमालिक के ताल्लुकात होते हैं, वो किसी के साथ भी हों, वो बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल। सऊदी अरब बेसिकली उसके साथ रियासत के लेवल पे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल ज़ाती, और उनकी बहुत सारी कन्वर्जेंसेस हैं हमारी, और वहाँ पर जाहिर है देखें इस्लामिक होली साइट्स हैं। पाकिस्तान ये थोड़ी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकता या रखे, लेकिन ये है कि वो एक इंडिविजुअल अपने ज़ाती लिए हुए मफाद के गलबे में से मगलूब होकर फ़ैसले ना ले। फैसला जो है वो रियासत के, मुल्क के हक़ में होना चाहिए, मुल्क के अवाम के हक़ में चाहिए। चाहे वो कतर के साथ आपके तल्लुकात हों या वो आपके सऊदी अरब के साथ तल्लुकात हों, मुल्क के मफादात की कीमत पे आपके तल्लुकात होने चाहिए। ज़ाती तल्लुकात और एहसानात की बुनियाद पर तल्लुकात नहीं होने चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, और ईसा नकवी साहब की डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।